स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से बड़ी खबर के साथ के सामने उद्योग में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए बंद का नहीं दिखा कोई असर। बताएंगे किस तरीके से बीजेपी को उल्टा पड़ गया दांव दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी बिहार बंद को मानने से कर रहे थे मना। बताएंगे ऐसा क्या था पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के दो और नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है दोस्तों। बताएंगे कौन कौन से ये दो बड़े नेता हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनता दल यूनाइटेड को बड़ा भाई मानने से मना कर रही है एनडीए गठबंधन की कई सारी पार्टियां। बताएंगे कौन से नेता ने बयान दिया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। बड़ी पार्टी ने एनडीए को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी खबर, एक सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर बदलाव होकर रहेगा और पत्थर पर लिखी लकीर की तरह बदलाव दिखाई दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार कहे आज का नहीं चाहिए एनडीए गठबंधन और भाजपा लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के मंच पर चढ़कर एक व्यक्ति के द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोला गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद बीजेपी के लोग पूरे बिहार के असली मुद्दे से भटकाकर बिहार की राजनीति को मोदी को गाली दे दिया। इस बात पर पूरे डिबेट को लेकर आना चाहते हैं दोस्तों, यानी पूरा बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 20 साल के अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पर नहीं बल्कि मोदी को गाली दे दिया, इसी बात पर लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से बैकफुट पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने बिहार के अंदर बीते दिन बिहार बंद का आह्वान किया था दोस्तों। लेकिन बिहार बंद केवल एनडीए गठबंधन वाले मना रहे थे दोस्तों, कोई और इस बंद में शामिल होने को तैयार नहीं था। यानी पूरी तरीके से यात्रा चल रही थी दोस्तों, ई रिक्शा से लेकर ऑटो वाले सब अपने काम पर लगे हुए थे और दुकानें भी खुली हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग फालतू का आकर रोड पर बंद का दावा कर रहे थे दोस्तों, और बंद में पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे और किसी को भी परेशान करने पर भाजपा वालों को सबक भी सिखाया जा रहा था दोस्तों। आपको बता दें कि कई जगह पर बीजेपी वालों के साथ जनता की आपस में बहस भी हो गई दोस्तों। कई जगह पर मरीजों को जाने से रोका गया, जिसके बाद बीजेपी के नेता पर एक महिला जोरदार तरीके से भड़क गई दोस्तों। ऐसे ही एक रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की गई। ऐसे ही दोस्तों पूरे बिहार के अंदर हर कोने से कहीं ना कहीं मारपीट के साथ साथ कहीं नारेबाजी की खबरें सामने आई दोस्तों। आम जनता को परेशान किया गया और जनता में जोरदार नाराजगी थी। सब एक ही सवाल बोल रहे थे कि मोदी को गाली देने वाला जेल में पहुंच गया, तो ये भाजपा आकर यहां पर क्यों बवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसका जवाब बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं था दोस्तों, और पूरी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर बिहार बंद को बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने भी नहीं माना दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू राजगीर जा रहे थे दोस्तों। राजगीर जाते वक्त उनको पता चला कि आगे रास्ता बंद किया गया है। इसके बाद उनके सुरक्षा बलों ने बंद को खुलवाया और बोला यहां से हटिए, और इसके बाद मंत्री जी निकल गए दोस्तों। यानी मंत्री जी ने भी बीजेपी के द्वारा बुलाए गए इस बंद को नहीं माना। यानी बिहार बंद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सोशल मीडिया पर है। असलियत में दोस्तों किसी भी मीडिया कैमरे के सामने बीजेपी के बंद को कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आमने सामने कई बार भिड़ंत देखने को मिली दोस्तों, जिससे एक बात तय था कि बीजेपी के बंद का जनता विरोध कर रही थी। यानी कोई सहयोग भाजपाइयों को नहीं मिल रहा था। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इन्होंने बिहार बंद करके उल्टा पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में लगातार खींचतान इस बात को लेकर जारी है दोस्तों कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड के बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड इस चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में चुनावी मैदान में उतरेगी, यानी सबसे ज्यादा सीटों पर अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। इस पर पलटवार करते हुए एनडीए गठबंधन के सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कौन बड़ा भाई होगा ये जब तय होगा तब तय होगा। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड को बड़ा भाई बताने से काफी असहज महसूस करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यानी बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में होने वाली है। यानी सबसे ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। अगर इस बात का ही खंडन किया जा रहा है तो इससे साफ एक बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं अभी जो सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होने वाली है दोस्तों, ये पार्टियां एक दूसरे पर जोरदार तरीके से दबाव बना रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू पर निशाना साध दिया और अब एनडीए गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी पार्टी पर निशाना साधा हुआ ये दोस्तों की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपी-आर की ओर से मुजफ्फरपुर में आयोजित होने वाली नव संकल्प कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से पहुंच रहे थे केंद्रीय मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान। इस दौरान मीडिया वालों ने उनको घेर लिया और उनसे पूछा कि आप बताइए कि आज जो बिहार बंद चल रहा है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने इस पर भी प्रतिक्रिया दी। फिर उनसे पूछा गया कि बताइए सीट बंटवारे से पहले जीतनराम मांझी के द्वारा 20 सीटों की डिमांड की जा रही है, उनकी पार्टी कह रही है कि 20 से कम पर हम लोग चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये जो सीट बंटवारे की बातें होती है ये
ये गठबंधन के अंदर होती है। सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक तौर पर सीट बंटवारे की बातचीत नहीं होनी चाहिए। सबको सम्मानजनक सीटें मिलेगी। यानी दोस्तों चिराग पासवान के जीजा है अरुण भारती, जिन्होंने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का दाव चला था और दावा किया था कि नीतीश कुमार के बाद अब अगले 15 साल तक चिराग पासवान बिहार की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन जब जीतन राम मांझी की पार्टी 20 सीटों की डिमांड इस तरीके से मीडिया के सामने आकर कर रही है दोस्तों, तो उसे एक तरीके से सुझाव दे रहे हैं चिराग पासवान की हमको ऐसी बातें सामने नहीं करनी चाहिए, मीडिया के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर चिराग पासवान इस बात को मानते हैं तो अपने पार्टी के लोगों को फटकार लगाए कि आखिर वो एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे के बारे में मीडिया में आकर क्यों चर्चा करते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी को हिदायत दे रहे हैं, अपने नेताओं को कोई हिदायत नहीं दे रहे जो दबाव की पॉलिटिक्स करते हैं। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चंदन कुमार सिंह और सोनू गुप्ता ने गुरुवार को आरजेडी की सदस्यता ली है दोस्तों। पार्टी की बिहार इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने उन्हें सदस्यता दिलवाई है और आरजेडी का दावा है कि दोनों भाजपा छोड़कर उसके पाले में आ गए हैं। मिलन समारोह में विधायक मनोज कुमार यादव, प्रदेश के प्रवक्ता एजाज अहमद और प्रदेश के महासचिव भाई अरुण कुमार मौजूद रहे। मोहित कुमार और संतोष कुमार भारती भी उपस्थित रहे दोस्तों। साहू ने कहा कि बीजेपी और नीतीश सरकार से लोगों का मोह जो है भंग हो चुका है और बिहार सरकार का इकबाल अब समाप्त हो चुका है। भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बोलबाला चल रहा है बिहार के अंदर, जिसे रोकना जरूरी है। जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। तो पूरी तरीके से नाराजगी जताते हुए बीजेपी के दो नेताओं को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करवा दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में दोस्तों बैकुंठपुर विधानसभा सीट राजनीतिक अखाड़ा का बड़ा कारण बना है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में इस सीट को लेकर दो दावेदार सामने आ गए हैं। बैकुंठपुर के विधानसभा सीट के लिए जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह अपनी दावेदारी कर रहे हैं दोस्तों। पिछली बार जब 2020 का चुनाव हुआ था तो बैकुंठपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था और बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी मैदान में उतरे और कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर यहां पर मौजूदा विधायक प्रेम शंकर को उतारा था दोस्तों, जिनको बाद में जीत मिल गई। तो कुल मिलाकर यहां पर निर्दलीय तौर पर पिछली बार चुनाव लड़े मंजीत कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड से टिकट की डिमांड कर रहे हैं दोस्तों और बीजेपी इस सीट पर वापस से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है। तो इस सीट को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच में घमासान जारी है दोस्तों। ऐसे कम से कम 20 से 25 सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टियों में इसी तरीके का संघर्ष जारी है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे दोस्तों। विरोध के दौरान बीजेपी के लोग एक पोस्टर लहरा रहे थे। इस पोस्टर में लिखा था कि मैं भी मां हूं। यानी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दोस्तों वो भी इस बैनर को लगाकर कहीं ना कहीं विरोध जताने की कोशिश कर रहे थे दिलीप जायसवाल। और बिहार कांग्रेस की ओर से इस बात को लेकर तंज कसा गया दोस्तों। बिहार कांग्रेस ने बधाई लिखकर दिलीप जायसवाल पर निशाना साधा है। जो दिलीप जायसवाल अपने आप को कह रहे थे कि मैं भी मां हूं। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि बिहार कांग्रेस ने जो बयान दिया इस पर बीजेपी वाले और ज्यादा बौखलाएंगे तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय में चूहों के काटने से 2 नवजात बच्चियों के मौत के मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है दोस्तों। इसे हत्या करार देते हुए कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को शर्म करना चाहिए, शर्म से सिर को झुकाना चाहिए। ये इतना गंभीर मामला है। यानी दोस्तों सोचिए कि एक अस्पताल के अंदर बच्चों को चूहों ने काटकर उनकी जान ले ली और ये इतना गंभीर मामला कि इस पर कोई गोदी मीडिया वाला चर्चा करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से पोस्ट करते हुए भाजपा को निशाने पर लिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की घटना से पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आता है दोस्तों कि एक चूहे से 2 बच्चों की जान चली गई और इस पर बीजेपी की सरकार कोई एक्शन अभी तक नहीं ले रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी गंभीर मामला है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। बीते दिन इस दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई दोस्तों। मामला धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष भी घायल हो गए दोस्तों और इतना मामला आगे बढ़ गया कि ममता बनर्जी को खुद विधायकों को शांत करवाना पड़ा दोस्तों। इससे पहले बंगाल बीजेपी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप शंकर घोष को दिन में शेष कार्रवाई के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने भारी हंगामे के बाद ये कार्रवाई की है। दरअसल दोस्तों 2 सितंबर को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी निलंबित किया गया था। जब घोष ने जाने से इनकार कर दिया तो विधानसभा मार्शल बुलाया गया और उनको घसीट कर बाहर निकाला गया दोस्तों। यानी जो नंबर 2 नेता है विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, उनको इस तरीके से निकाला गया। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर एक खबर है कि बंगाल के अंदर बीजेपी के लोग बवाल खड़ा कर रहे थे और उसके बाद ममता सरकार की ओर से कदम उठाते हुए बीजेपी के नेता को इस तरीके से बाहर भेजा गया अपमानित करके कि अब बीजेपी वालों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि वो हंगामा क्यों इतना करते हैं कि सरकार को इस तरीके का ठोस कदम उठाना पड़ता है। 2 शब्द
तरफ जरूर लिखकर बताएगा। इस तरीके की भाजपाई नेताओं द्वारा की जाने वाली हरकतों के बारे में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में इन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन के लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एलएलबी कोर्स की मान्यता और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के सस्पेंशन को लेकर छात्र अपना विरोध कर रहे हैं। उन पर लाठी चार्ज भी हुआ था। इस मामले पर अब एबीवीपी वाले लोग बीजेपी सरकार, योगी सरकार से सवाल पूछते हुए कह रहे हैं कि शिक्षा माफिया को कब मिट्टी में मिलाया जाएगा। राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठी चार्ज का मामला भी जोर शोर से उठाया जा रहा है दोस्तों, और जांच मंडल आयुक्त अयोध्या को जांच के लिए बोला जा रहा है। 48 घंटे में दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई करके जेल में डालने की भी मांग की गई है। हालांकि बीजेपी सरकार इस पर कोई कठोर कार्रवाई करती दिखाई नहीं देती है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से एबीवीपी वालों में नाराजगी है दोस्तों, धीरे धीरे करके बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मंत्री के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया दोस्तों, और इतना माहौल बनाया गया कि उनके घर के बाहर जाकर तोड़फोड़ तक कर डाली गई। इसके बाद अब बीजेपी को घेरते हुए यहां पर भी प्रोटेस्ट किया गया है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार ऐसी भी जुड़ी हुई पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर उनका पुतला फूंक डाला दोस्तों। घायल छात्रों के खिलाफ दिए गए बयान पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने 9:50 पर रात में हजरतगंज स्थित मंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, धक्का मुक्की हो गई। कई छात्र इतने क्रोधित थे दोस्तों कि वो मंत्री के आवास परिसर में जाकर घुस गए। उन्होंने आवास के भीतर पहुंचकर मंत्री के विरोध में नारे लगाए। जब पुलिस ने उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की तभी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। पुलिस ने हाथापाई भी की दोस्तों। इस दौरान छात्रों और पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है। यानी बीजेपी के सहयोगी मंत्री जो है ओपी राजभर, उनका भी विरोध एबीवीपी वाले कर रहे हैं। यानी बीजेपी के खुद के छात्र संगठन के लोग खुद के ही अपने सहयोगी लोगों के साथ इस तरीके से विरोध कर उनको दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में धीरे धीरे करके माहौल बनता जा रहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में दोस्तों। पहले मराठा आरक्षण को लेकर जोरदार आंदोलन हुआ, उसके बाद बीजेपी की सरकार ने मराठी समाज के लोगों की मांग मानते हुए फायदा पहुंचाने का दावा किया और कहा कि जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अब ओबीसी समाज के लोग इसे लेकर नाराज हो गए दोस्तों, क्योंकि ओबीसी समाज के एक बड़े रिजर्वेशन के हिस्से को मराठा समाज को कुणबी सर्टिफिकेट देकर उपलब्ध कराने की साजिश रची जा रही है। ओबीसी समाज के नेता छगन भुजबल ने कहा कि वो जोरदार आंदोलन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ओबीसी समाज के लोगों का वोट डिवाइड ना हो और मराठी समाज के लोग ओबीसी समाज के लोगों का उनका अधिकार ना छीन ले। यानी ओबीसी समाज का जो रिजर्वेशन है उसको पीछे दरवाजे से घुसाकर मराठा समाज के लोगों को नहीं दिया जा सकता। इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी जारी की है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता अब वोट चोरी जैसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, यानी मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं। इस स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार रहने के लिए बोला जा रहा है। बुधवार को नागपुर जिले के अंदर कामटी में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन की शुरुआत करते हुए सपकाल ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले कामटी से वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और ये धीरे धीरे करके मुद्दा और बड़ा होता जा रहा है। हम लोग महाराष्ट्र को लेकर भी कई सारे एक्सपोज करेंगे। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों को लेकर भी तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के नेताओं के बीच में हुए जोरदार तरीके के विवाद में एंट्री ली है दोस्तों। ममता बनर्जी भी इस दौरान विधानसभा के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाती दिखाई दी है। यानी एक तरफ बीजेपी के लोग तृणमूल कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, जिस पर ममता बनर्जी भड़कते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही थी और विधानसभा पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ एक क्षेत्र दिखाई दे रहा था दोस्तों। यानी नारेबाजी दोनों तरफ से चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा यह नारा लगाना कि वोट चोर गद्दी छोड़, इससे पता चलता है कि राहुल गांधी ने जो बिहार में बोला है उसका असर व्यापक तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और ममता बनर्जी जैसी नेत्री जो अमूमन कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर रखी है दोस्तों, उन्होंने भी उस नारे का समर्थन करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं। और ये नारा धीरे धीरे करके और ज्यादा इंडिया गठबंधन के बीच में सुनाई देने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के एक नारे के कारण पूरा का पूरा विपक्ष धीरे धीरे करके एकजुट होता जा रहा है और ये शुरुआत है बहुत कुछ बदलने की देश के अंदर, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय नागरिक बनने
से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल होने के मामले में कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी करने की मांग करते हुए राव जेवन्यू कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई गई है। दोस्तों, राव जेवन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी ACJM ने कुछ देर तक मामले की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए बगैर मामले को 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। दोस्तों, शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका के आरोप में बताया गया है कि सोनिया गांधी ने 1980 में दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर मतदाता सूची में नाम शामिल करवा लिया था, जबकि उनको 1983 में भारत की नागरिकता मिली है। हालांकि दोस्तों, इसे लेकर एक जो खुलासा हुआ था उससे पता चला था कि ये दावा करना कि उन्होंने गलत तरीके से वोट डाल दिया है, ये पूरी तरीके से गलत इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो नागरिकता प्राप्त की अगर 1983 में प्राप्त की तो फिर 80 में अगर उनका वोटर कार्ड बन भी गया होगा तब भी अगले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 1984 में हुए थे दोस्तों। और दिल्ली की जो विधानसभा थी वो काफी ज्यादा लेट में जाकर दोबारा से बनाई गई थी, यानी उस टाइम में दिल्ली में कोई विधानसभा नहीं थी, तो दिल्ली में तो वोट कोई डाल ही नहीं सकता था। लोकसभा के इलेक्शन में वोट डाल सकते थे और लोकसभा का इलेक्शन 1984 में जाकर हुआ था दोस्तों। तो इससे एक बात तय है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने वोट तो नहीं डाला। तो बीजेपी के लोग ये जो दावा कर रहे हैं कोर्ट में ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे सोनिया गांधी को भी इस मामले पर फंसाया जाए, जैसे राहुल गांधी को तथाकथित उनकी नागरिकता के मामले पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दक्षिण राज्य में कमल खिलाने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी। अमित शाह की ओर से बार बार यहां के दौरे किए जा रहे थे दोस्तों, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि अमित शाह की पूरी तैयारी तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई सारी पार्टियों के साथ में गठबंधन है दोस्तों, जिसमें AIADMK पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी नंबर 2 पार्टी है और नंबर 3 पार्टी अगर कोई है तो वो AMM पार्टी है दोस्तों, यानी दिनाकरण की पार्टी है। और अब दिनाकरण की पार्टी जिसके पास लगभग 5 से 6% वोट शेयर है दोस्तों, उन्होंने बीजेपी और एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला लेते हुए कहा है कि अमित शाह ने जो तमिलनाडु को लेकर रणनीति बनाई थी वो रणनीति यहां चल नहीं रही है। लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं और इसीलिए एनडीए गठबंधन में अब कुछ बचा नहीं है और वो एनडीए गठबंधन से अलग होने का इसीलिए ऐलान करते हैं। और बाहर निकलने के साथ ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहीं ना कहीं तारीफ की है दोस्तों थलपति विजय की, यानी TVK पार्टी की, जो इस बार तमिलनाडु के अंदर विपक्ष की मुख्य भूमिका में आ सकते हैं। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही थी कि AIADMK के कंधों पर सत्ता हासिल कर ली जाए तमिलनाडु के अंदर, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कई सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेता नितिन गडकरी के द्वारा उठाए जा रहे फायदे के बारे में कोई बयान क्यों नहीं दे रहे। तो अब जाकर कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जहां पर पिता गडकरी नीति बना रहे हैं, एथेनॉल बनाने की नीति, एथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति बना रहे हैं, तो दूसरी ओर बेटे उससे पैसा कमा रहे हैं। एथेनॉल को कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है दोस्तों, यानी 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि साल 2018 में नितिन गडकरी ने वादा किया था कि 5 एथेनॉल उत्पादक सेंटर तैयार किए जाएंगे, लेकिन ये सेंटर तैयार नहीं हो पाए। जो एथेनॉल बना रहे हैं वो गन्ना और अनाज से बनाया जा रहा है, इससे गाड़ियां डैमेज हो रही है और पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो रहा है। यानी एक तो लोग अपने गाड़ी से समझौता कर रहे हैं और दूसरा दोस्तों जो पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए थे वो भी नहीं हुआ, तो लोग पूरी तरीके से प्रताड़ित दिखाई देते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एक ऐसा मामला है जिस पर बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बैकफुट पर है, भाजपा के समर्थक ही भाजपा को घेरते दिखाई दे रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एथेनॉल का पूरा विरोध किया जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद अब राज्य में ओबीसी की राजनीति तेज हो गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने ओबीसी समाज के लोगों को कहा कि आपको भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना आपको आपका हक नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मराठा समाज के लोगों ने विरोध किया दोस्तों, और बीजेपी की सरकार ने मराठा समाज को आश्वासन दिया है कि उनको आरक्षण दिया जाएगा और ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी हो सकती है, तो इसे लेकर प्रकाश आंबेडकर ने बीजेपी को झूठा बताते हुए ओबीसी समाज से अपील की है कि वे लोग भी अपने आरक्षण को डिफेंड करने के लिए, उसे बचाने के लिए सामने आए, तभी जाकर उनका आरक्षण बच पाएगा। साथ साथ दोस्तों सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी कानून से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो एंटी डिफेक्शन कानून है, यानी दल बदल कानून है दोस्तों। और अब दल बदल कानून को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान आया है। BR गवई कहते हैं कि दल बदल अगर ना रोका जाए तो ये लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के इस बयान की बड़ी बात यह है दोस्तों कि उन्होंने ये जो बयान दिया है ये उस संदर्भ में दिया है जिस संदर्भ में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या एंटी डिफेक्शन कानून
कानून का इस्तेमाल सत्ताधारी दल के लोग बैठकर कर रहे हैं और गलत तरीके से देश के अंदर जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिरा रहे हैं। कई बार अलग अलग जगह पर ऑपरेशन कमल चलाने की कोशिश की जाती है दोस्तों, और उसी को लेकर एक नाराजगी है। अगर आप भी मानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एकदम सही बात कही है, 100% सही बोल रहे हैं, हमारे देश को अगर बचाना है तो इस कानून को बदलना पड़ेगा। यानी दल बदल कानून का इस्तेमाल करके 2/3 से ज्यादा विधायकों को तोड़ लिया जाता है, जैसा शिवसेना पार्टी के साथ किया गया, एनसीपी के साथ किया गया। और आप लोग जानते हैं कि कैसे किया जाता है दोस्तों, पैसे के दम पर और सत्ता का लालच देकर, और इसीलिए इस कानून को बदला जाना जरूरी है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी का बिहार बंद पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। एक आदमी ने भी सपोर्ट नहीं किया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के द्वारा चलाए गए बिहार बंद अभियान के खिलाफ मोर्चा खोला और स्पष्ट तौर पर बोला कि इन लोगों का अभियान बिहार में नहीं चल पा रहा है, इन लोगों को भारी नुकसान होगा। जनता इसी तरीके से बीजेपी को धीरे धीरे करके एक्सपोज कर रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।